1970-71 की दहाई में याया खान चीन का दौरा कर रहा था या करवा रहा था अमरीकी वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर को एज अ पाथवे ब्रिज बिटवीन अमेरिका और उस वक्त अमेरिका जिसको तस्लीम नहीं करता था चीन माओ जेडुंग का। अब 50-55 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा है अमेरिका की, लेकिन इस बार ईरान से जंग रोकने के लिए यानी जंग बंदी के लिए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 1970s के अंदर भी एक बड़ी जंग हुई थी। 73 के अंदर मेरे ख्याल से योम कपूर वॉर हुई थी, इजराइल इन्वॉल्व था, दीगर और अरब ममालिक इन्वॉल्व थे, अमेरिका भी इन्वॉल्व था। और उस वक्त भी जो एनर्जी मार्केट्स हैं वो एक डीप शॉक के अंदर चली गई थी। कीमतें इतनी ऊपर के अमेरिका के अंदर एक रिसेशन आ गया था। अब तकरीबन 53-55 साल बाद कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। एक बार फिर अमेरिका इजराइल के साथ इन्वॉल्व है और टारगेट है ईरान। मगर ईरान जिसके अंदर शाह नहीं है, एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी मुहिम तंजीम मौजूद है जो चोट का यानी बिल्कुल ही डट के हिसाब दे रही है, लगा हुआ है वो इजराइल के ऊपर भी और अमेरिका के जो प्रॉक्सीज हैं खलीजी ममालिक के अंदर उनके ऊपर भी। एक बार फिर वेलकम करते हैं डॉक्टर अहमद फारूकी को। पैरेलल्स तो बहुत हैं 55 साल के अंदर, 53 साल के अंदर। पहले तो हमें एक ओवरऑल बताएं कि उस वक्त क्या हो रहा था और फिर कंपेयर करें कि अब क्या हो रहा है डॉक्टर अहमद फारूकी। तो जैसे आपने कहा यौम किपुर वॉर जो थी 1973 के अक्टूबर में लड़ी गई थी। इजिप्ट और सीरिया ने सरप्राइज़ अटैक किया था इज़राइल पे कि वो जो टेरिटरीज़ ऑक्यूपाई हुई थी 6 डे वॉर में इज़राइल ने की थी, साइनाई को किया था, गोलान हाइट्स को किया था, कि उसको किसी तरह वापस ले लें। तो शुरू में तो लग रहा था वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन फिर इज़राइल ने अपने आप को कंपोज़ किया और काउंटर अटैक किया इजिप्ट में अपनी फ़ोर्सेस को भेज के, और वो कायरो के ख़ासे करीब आ गई थीं। तो फिर वो जंग रुकी और सौदेबाजी शुरू हुई। लेकिन वो टेरिटरीज़ जो थीं अभी भी ऑक्यूपाइड रहीं। तो सऊदी अरेबिया ने एक मूवमेंट इनिशिएट करी, उस वक़्त किंग फैसल वहाँ के हुक्मरान थे, और उन्होंने जितने भी ओपेक के अरब ममालिक हैं उनको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा हम ऑयल एम्बार्गो लगा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ज़ाहिर है उनको रेवेन्यू का लॉस होगा अरबों को, लेकिन उन्होंने अपनी सोचा कि ये स्ट्रेटेजिक मूव हमें करनी है क्योंकि दूसरी साइड को और ज़्यादा नुकसान होगा जो इंपोर्ट करते हैं हमारा ऑयल। तो ऑयल की प्राइस शूट अप हो गई 400%। अच्छा, उसका बहुत झटका आया, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। वो वही साल था 74 जब मैं अमेरिका में पहली दफ़ा आया। तो यहाँ भी वही लंबी-लंबी लाइनें थीं और इतनी क़िल्लत हो गई थी कि फाइनली यहाँ फिर एक नया रूल लाया गया जिसका नाम था ऑड इवन रूल, कि अगर आपकी लाइसेंस प्लेट का आखिरी नंबर ऑड नंबर है, तो आपकी डेट जो है अगर ऑड डेट है, तो फिर आप फ़िल अप करवा सकते हैं, वरना तो उस दिन आप नहीं करवा सकते, और इवन नंबर के वालों का इवन डेज़ पे होगा, जो कभी ऐसी चीज़ पहले नहीं आई थी। राशनिंग का तरीक़ा था। और फिर स्पीड लिमिट जो 65 माइल्स पर आवर होती थी फ्रीवे में, वो 55 कर दी गई थी। अच्छा, फिर जब जिमी कार्टर आए सदर में कुछ सालों बाद, तो उन्होंने बहुत एग्रेसिवली एनर्जी कंज़र्वेशन को पुश किया। बल्कि उनकी बड़ी मशहूर तकरीर है, जो फायरसाइड चैट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा कि इसके बजाय कि अपने घर में हीटर को जलाओ, एक स्वेटर पहन लो और हीटर को बंद रहने दो। मतलब कंज़र्वेशन जो था वो बहुत इन्होंने पुश किया, क्योंकि हुआ क्या था कि 1979 में शाह ऑफ ईरान को निकाल दिया गया था और आयतुल्लाह ख़ुमैनी पावर में आए थे। तो 1980 में ऑयल प्राइसेस जो पहले ही 400% बढ़ चुकी थी, डबल हो गईं। तो अब आप सोचिए कि 800% हो गई रिलेटिव टू 1973। तो वो जो क्राइसिस थे, वो लगता तो है कि बहुत ही ख़तरनाक थे। ऑयल प्राइसेस का जो धमाका था वो बहुत बड़ा था, लेकिन आप इस तरह से भी देखें कि कोई जंग नहीं हो रही थी। जंग रुक चुकी थी 19 दिन ही में, अक्टूबर में 73 के। ये उसके फ़ॉलो ऑन इफ़ेक्ट्स थे। अब आइए आजकल के हालात में, अभी तो जंग जारी है।
और प्राइसेस सिर्फ ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन 100 के लगभग रह रही हैं और नीचे नहीं आ रही, 100 डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल की। और अगर ये खिंचती है तो केओस के चांसेस बहुत हैं, इसलिए कि अगर अमेरिका ने फिर उन पे हमला किया, जैसे पावर प्लांट्स को उन्होंने कहा वाइप आउट कर देंगे, तो उन्होंने भी कहा है कि हम काउंटर अटैक करेंगे और जो हमारे अरब ममालिक हैं करीब में, उनके हम सब एनर्जी एसेट्स वाइप आउट कर देंगे। और सिर्फ वहीं तक नहीं रुकेंगे, बल्कि डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी, जो उनकी वाहिद सोर्स है पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की, उनको उड़ा देंगे। अगर उन्होंने वो किया तो आप सोचिए कि वो तो घुटनों पे क्या, वो तो टखनों पे चले जाएँगे कि किसी तरह इसको रुकवाओ। अच्छा, आपने देखा होगा कि अरब ममालिक अब धमकियाँ दे रहे हैं ईरान को कि अगर तुमने और अटैक किया तो हम अटैक करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं है। उनको ख़तरा बहुत है क्योंकि ईरान की पावर रिटेलिएट करने की अंडर एस्टिमेट बहुत दफ़ा हो चुकी है। और वो ड्रोन्स की कीमत तो इतनी कम है, मतलब मैंने, अगर मुझे कुछ सही याद आ रहा है, तो वो अगर आप उसको पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल से कंपेयर करें तो फैक्टर ऑफ 10 या फैक्टर ऑफ 20 है। इसलिए मेरे ख़्याल से अरब ममालिक, अच्छा फिर अरब ममालिक को एक और मसला है, वो ये है कि उनकी जो अवाम है, अगर एक मुसलमान मुल्क ने दूसरे को हमला किया तो एक और किस्म की कैफ़ियत आ जाएगी, और सिर्फ़ अरब ममालिक ही में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर भी आएगी और उसके भी कंपैरिज़न्स मौजूद हैं। एक इंटरेस्टिंग पैरेलल है कि आपने ज़िक्र किया मिस्र और सीरिया ने हमला किया था उस वक़्त इज़राइल के ऊपर, और शाह ऑफ ईरान एक तरीके से अमरीकी कैम्प के अंदर था, सिक्योरिटी गारंटर भी था, मगर वो भी मैनिपुलेशन चल रही थी ऑयल मार्केट्स को लेकर। वो जो उसकी आउटपुट है उसे कम कर रहा था। सऊदीज़ उस वक़्त इतने एम्बेडेड नहीं थे अमेरिकन कैम्प के अंदर, वो ज़्यादा अंडरडॉग थे, अपस्टार्ट्स थे, आउटसाइडर्स थे। तो शाह ने अपनी एडवांटेजेस भी ली क्योंकि वो साथ-साथ वेपन्स भी ले रहा था, मगर ऑयल मार्केट्स को भी डेट्रिमेंटल तरीके से यूज़ कर रहा था अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। अब वो अलग बात है कि वो चीज़ उल्टी हो गई और अमेरिका ने अपने नए पार्टनर ढूँढ लिए सऊदीज़ के अंदर भी, और फिर झटका जो लगा सो लगा, शाह को भी गिरना पड़ा इवेंचुअली। मगर और ही नहीं था, इसके अंदर बड़ा एक अहम किरदार था उस वक़्त भी, इस वक़्त भी अलायंसेस चेंज हो गई। तो एक एक और चीज़ जो फ़र्क हो गई है, वो ये है कि एलएनजी उस वक़्त बड़ा इश्यू नहीं था। लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये टोटली नया डेवलपमेंट है जो इस वक्त है, और पाकिस्तान कोशिश करता है कि ऑयल को कम से कम यूज़ करे पावर प्रोडक्शन में, और गैस को, क्योंकि गैस क्लीनर फ्यूल है, ऑयल डर्टियर फ्यूल है, और गैस महंगी है। अच्छा, फिर सऊदियों ने कहा इस दफ़ा कि हम आपका जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वो हम रेड सी के पोर्ट के थ्रू, याम्बू शायद उसका नाम है, वहाँ से करेंगे ताकि आपके वो ऑयल सप्लाई आती रहे। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि क्योंकि फ़ासला ज़्यादा है तो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ गई, और दूसरी ईरान की रिस्पॉन्स देखिए, ईरान ने कहा हम पाकिस्तान के टैंकर्स को जाने देंगे। जो पहला टैंकर कराची के नाम से, उसको जाने दिया। तो वो एक तरफ सऊदियों को न्यूट्रलाइज़ करने का तरीक़ा ईरान के पास है। फ़र्क जो बहुत बड़ा है, वो किंग फैसल जो था वो बहुत इंडिपेंडेंट था, और उसने ये सब किया था, और आपको याद होगा उसको मरवाया गया था, और उसके नेफ्यू ही को ब्रेन वॉश करके उससे मरवाया। तो ये जो एमबीएस इस वक़्त है, इसने भी अनगिनत लोगों को मरवाया है, लेकिन ये बावजूद उसके जो खशोगी इंसिडेंट था और पता नहीं कितने और हुए हैं, ये अमेरिका के साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत डीप है। और जो उसके जैरेड कुशनर वग़ैरह वो दबा के लिए, यूएई वाले कितना अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कतर वाले तो एक बोइंग 747 मुफ़्त में दे रहे हैं, जो एयर फ़ोर्स 1 होगा, और इतना पुराना है कि वो सीधा म्यूज़ियम में जाएगा। लेकिन ये सब जो है ना, ये लोग तोहफ़े निछावर कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका के पास कहीं से तोहफ़े आ रहे हैं, तो ईरान के पास से नहीं आ रहे हैं। वो दिखावा है कह देने का कि ये ईरान की तरफ से आ रहे हैं। बिल्कुल, अपना ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि जी ईरान से तोहफ़े आए हैं। तोहफ़ा मिला, ये नहीं बताया क्या तोहफ़ा मिला है, मगर कह ज़रूर दिया। ऐसा ऐसा प्रेसिडेंट भी, निक्सन से कंपेयर करें, फोर्ड से कंपेयर करें, आप डीप स्टेट की बात करते हैं, जंगों की बात करते हैं, तो लगता है ये अमेरिका जो है ये एक बिल्कुल ही एक एनोमली है, और इसके अंदर जो सदर भी लगे हुए हैं वो भी एक एनोमली ही हैं।
डीप स्टेट की बात जब होती है, उस वक़्त भी वाटरगेट का इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में, जिसके बाद रिचर्ड निक्सन की हुकूमत गिरी। जेरल्ड फोर्ड जो थे वो स्वेरिन हुए। अच्छा, जेरल्ड फोर्ड के नाम के ऊपर अभी एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, जिसको बड़े जी, जी, जी। मसले मिसाइल हुए। तो एक लग रहा है कि हिस्ट्री पैरेलल चल रही है, बहुत सारी चीज़ों पे उस चीज़ को भी लेकर। तो वो इस तरह से है कि वो सीरियस ट्रेजेडी थी और ये कॉमेडी और ट्रेजेडी मिली हुई है, क्योंकि इसमें जो केओस है वो इब्राहिम लिंकन जो था, कैरियर इब्राहिम लिंकन, उस पे कुछ हिट्स हुए जो इन्होंने कुछ पूरे बताए नहीं हैं। उसको 1000 मील वहाँ से हटा लिया। उसको हटाने की वजह क्या थी? क्योंकि सीरियस डैमेज हुआ था। फिर उन्होंने इनका F-35 भी मार गिराया, जो बहुत ही एडवांस्ड फाइटर है, जो सब फोर्सेस यूज़ करती हैं। तो एनर्जी का जो केओस इस वक्त है, वो अभी हमने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा है। एक एक आखिरी पैरेलल अभी एम्फिबियस मरीन्स जो इन्होंने मूव किए हैं, उसके अंदर यूएसएस ट्रिपली LHA-7 उनकी एक फ्रिगेट है, एक किश्ती है। इंटरेस्टिंगली वियतनाम के अंदर भी जो ये इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की थी, उसके अंदर भी यूएसएस ट्रिपली शामिल थी, मगर एक पहला मॉडल। तो पैरेलल्स आर नॉट स्टॉपिंग। और एंड के अंदर जाने से पहले डॉक्टर फारूकी, हमारा ये लंबा चल गया सेशन, आखिरी हमारा आपसे सवाल होगा। पैरेलल्स तो हमने कर लिए, अब ये फोरकास्ट क्या करते हैं, किस तरफ आपको निशाना दे रहे हैं ये? क्योंकि ये भी बात हो रही है कि अमरीकी ताकत जो है वो जवाल पे है। अब जो भी हो, उसने एक तरीके से इन इवेंट्स ने जो ईरान ने किया है वो स्पीड अप कर दी है। ये जो जवाल है अमरीका की और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, थिंग्स विल नॉट बी द सेम। शायद मशरिक वस्ता के अंदर इन खलीजी रियासतों में जो बेसिस बनाए हुए थे वो मॉडल भी फेल हो गया। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉन्सेप्ट था, पीयर टू पीयर अगेंस्ट सोवियत वॉरफेयर, वो ईरानियों ने कंप्लीटली फ्लिप कर दिया है वॉरफेयर के पूरे कॉन्सेप्ट को, ड्रोन्स और मिसाइल्स और इन चीजों को इस्तेमाल करके। तो आप इसको किस तरह देखते हैं आप लुकिंग फॉरवर्ड? तो देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर की स्टोरी है कि एक साइड इतनी हेविली आर्म्ड है और दूसरी साइड के पास ड्रोन्स के अलावा सिर्फ अपने लोग हैं। तो इसका वियतनाम में भी एक साइड के पास कुछ नहीं था, वहाँ सिर्फ गोरिल्लास थे, वियटकॉन्ग थे जो टनल्स में छुपे रहते थे। लेकिन उन्होंने भी एक सुपर पावर को नीचे खींच के गिरा दिया था। इनके पास स्टैमिना नहीं है। कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन सप्रेस किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग जो इनके ख़ास मेगा क्राउड है, सो कॉल्ड मेगा, वो भी पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि टकर कार्लसन इनके अब खिलाफ हो गया है। जो रोगन, जिसने इतनी बूस्ट दी थी इलेक्शंस में, वो इनके खिलाफ हो गया है। और सब कह रहे हैं आपका टाइटल तो था नो वॉर प्रेसिडेंट और आप नोबेल प्राइज़ पीस की चाहत करते थे, तो ये क्या आपने पलट दिया है? ये ऐसी इसकी मंतक है कि शायद ही कोई इंसान समझ सके। मुझे तो लगता है कि ये ज़वाल की बहुत पहली निशानी है। और फॉरेन अफेयर्स रिसाला जो है, उसमें तो आया था एक आर्टिकल के अमेरिका इज़ नाउ अ डिसफंक्शनल सुपर पावर। तो इनके अपने रिसाले, फाइनेंशियल टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट के कवर पे जो तस्वीर थी, एपिक फ्यूरी जो इन्होंने टाइटल दिया है वॉर को, इनकी तस्वीर थी कि ये हेलमेट पहने हुए हैं और यहाँ तक आ गई है वो, और उसका टाइटल था ब्लाइंड फ्यूरी। तो इनकी भद उड़ रही है हर तरफ, इनके एलाइज़ में ही उड़ रही है और इनके अपने मुल्क में उड़ रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके एडवाइज़र्स में कोई तो होगा, जो इनको, जैसे हेनरी किसिंजर था, जैसे दूसरे सेक्रेटरीज़ ऑफ स्टेट हुए हैं। यहाँ तो ये हो गया है कि जो भी कैबिनेट मेंबर हो, जिस डिपार्टमेंट का भी, वो इस वॉर पे कमेंट्स कर रहा है। जैसे वो सब स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज़ हैं या डिफेंस डिपार्टमेंट के। मतलब ट्रेज़री वालों को क्या पता, उनको चुप रहना चाहिए। तो फ्री फॉर ऑल हो रहा है। अ, ये उसी तरह है जैसे कॉमेडी शो होता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जानें ज़ाया हो रही हैं, पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन ये तो अगर शेक्सपियर कोई कॉमेडी ट्रेजेडी का प्ले लिखता, तो ये उसके स्क्रिप्ट में मेन एक्टर होते। इस तरह उसने कुछ अंग्रेज़ बादशाहों को नीचा दिखाया है और लताड़ा है और मज़ाक उड़ाया है। ये उसके पता नहीं उस
प्ले का नाम क्या होता? शेक्सपियर और डोनाल्ड ट्रम्प जैसा कैरेक्टर भी शायद मिलना मुश्किल होता या कंसीव करना उसके लिए मुश्किल शायद नामुमकिन होता। डॉक्टर अहमद फारूकी, थैंक यू सो मच। 3 पार्ट सीरीज हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। आप लोग क्या समझते हैं बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूँ अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।